बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा फौत हुए तो इनके बिजनेस पार्टनर ने सारे बिजनेस पर कब्जा कर लिया। अम्मी इनसे अपना हिस्सा मांगने गई तो उन्होंने कहा, अपनी सबसे खूबसूरत बेटी की शादी मेरे पागल बेटे से कर दो, तब मैं मार्केट में तुम्हें बिजनेस करवा दूंगा। लालच में और पुप्पो के कहने पर अम्मी ने मेरी शादी इनके पागल बेटे से कर दी, जो फीडर में दूध पी रहा था। मैं सारा दिन अपने पागल शौहर का ख्याल रखती, इसके मुंह से राल टपकती रहती और वो खिलौनों से खेलता रहता, जबकि मैं रोती रहती। इसके घर वाले भी मुझ पर जुल्म करते। एक रात मैं बिस्तर पर लेटी जाग रही थी, लेकिन आंखें बंद थीं। अचानक मेरा दिमाग चकरा गया जब पागल शौहर ने मेरे गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा तुमसे निकाह हुआ है और मैं समझा था तुम भी इस साजिश में शामिल हो। तुम भी इस घटिया खेल में मेरे घर वालों का साथ दोगी। लेकिन देखना, मैं बहुत जल्द इन सबको फांसी के सिदरा बैठी बिरयानी खा रही थी जब दादी पुप्पो खांसती हुई कमरे से निकली और खून ख्वार नजरों से सिदरा को देखा और फिर सिदरा के हाथ से बिरयानी की प्लेट खींचते हुए बोली, ऐसी टूट पड़ती हो खाने पर जैसी दुनिया में खाने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। अभी से तो और कुछ हो ना सका, बस हर साल एक बेटी पैदा करती गई और बेटियों की लाइन लगा दी। बेटियां भी ऐसी जो काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये थी साजिदा पुप्पो, जो दुनिया की 90% पुप्पियों की तरह ही जुबान से नागुन और दिमाग से शैतान थी। वो जब भी बोलती थी तो आग उगलती थी या फिर जहर निकालती थी। खुद औरत होते हुए भी इन्हें और जात से खुदा वास्ते का बैर था। जवानी में ही विवाह होकर अपने इकलौते बेटे जैन के साथ वापस मेके ऐसे आकर बैठी कि इनके पैर भी पकड़े गए थे। उन्होंने दूसरी शादी की, ना ससुराल वापस गईं। हालांकि इनके ससुराली इन्हें सर आंखों पर बिठाने को तैयार थे, मगर पुप्पो ने अपनी इकलौती भाभी साइमा के सर पर बैठना ज्यादा जरूरी समझा। साजदा पुप्पो और साइमा भाभी का रिश्ता कुछ ऐसा था कि क़यामत भी आ रही होती तो जब तक वो दोनों एक दूसरे को ताने मार मार कर अपना दिल ठंडा ना कर लेती, दोनों को सुकून आने वाला नहीं था। साइमा भाभी एक ही रोना होता था कि इस खुशी में शादी की थी कि चलो सास ससुर चल बसे हैं और एक ही नंद है जो अपने घर की है तो अपना राज होगा। लेकिन यहाँ नंद सास सांप बनकर सीने पर बैठी हुई है और साजदा पुप्पो को भी बस एक ही शिकवा था कि साइमा भाभी बेटा पैदा न कर सकी और यूं बेटे के चक्कर में बेटियों की लाइन लगती चली गई। 5 बेटियों के बाद जब डॉक्टर ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए औरत को औरत समझिए, बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं, इनकी हालत बहुत संजीदा है, मजीद एक बी डिलीवरी इनकी जान ले सकती है। तब कहीं जाकर साइमा भाभी ने भी बेटे की जिद छोड़ दी कि जान है तो जहान है। और साइमा भाभी के शौहर और साजिदा पुप्पो के अकलौते भाई साजिद ने भी शुक्र किया था कि बीवी मर जाती तो कहाँ इतनी बेटियों को संभालते फिरते। साजिद हाउस में सिर्फ एक ही औलादे नरीना थी और वो थी साजिदा पुप्पो की, जिस पर वो अकड़ अकड़ कर फिरा करती थी और ऐसे जैन को लाड दे रखा था जैसे सारी दुनिया में सिर्फ एक ही मर्द हो। पुप्पो को जाने बेटियां क्यों अच्छी नहीं लगती थीं। अपने बेटे पर इन्हें नाज था और क्यों कर भी ना होता। वो शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ने वाले, बड़ी सी गाड़ी में बाहर जाने वाला और ब्रांड से शॉपिंग करने वाला नवाबजादा था। पुप्पो के शौहर खासी दौलत छोड़कर मरे थे जो खानदानी कारोबार में थे और हर महीने पुप्पो के हिस्से के पैसे पुप्पो का देवर खुद आकर दे जाता था। पुप्पो का एक अदद अलग घर भी था, लेकिन पुप्पो का खाना भाभी और भतीजियों से तू मैं किए बगैर हजम नहीं होता था। इसलिए साजिद हाउस की दूसरी मंजिल पर कब्जा किए बैठी हुई थी, जहां वो अपनी भतीजियों को कुछ खाता पीता देख लेती तो हाथ से छपड़ लेती थी और अपने मखसूस अंदाज में कहती थी, इतना खाओगी तो खा खा कर फट जाओगी। लड़कियों को दुबला पतला होना चाहिए, वरना कोई ब्याह कर नहीं ले जाता। उन्होंने अपनी बाकी भतीजियों को तो स्मार्ट होने के चक्करों में फंसा रखा था, लेकिन इसी तरह खाने पीने की चीज़ देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती थी और जब तक सब कुछ चट ना कर जाती इसे सुकून नहीं मिलता था। जैसे ही इस वक्त वो बैठी बिरयानी खा रही थी, पुप्पो ने हाथ से छीन ली। पुप्पो, मेरी दोस्त ने भेजी है, मेरे लिए खाने देना। मुझे सिदरा ने प्लेट लेने के लिए हाथ आगे किया था।
लेकिन पुप्पो ने जोर से चिप्त लगाई, क्यों बेची है इतनी ज्यादा बिरयानी तुम्हारी दोस्त ने? पुप्पो को हैरत हुई थी, क्योंकि काफी बड़ी प्लेट में बिरयानी थी। इतनी बिरयानी तो पुप्पो अपने साये को भी ना दें। कितनी पड़ोसियों ने बेच दी थी कि पुप्पो आपको पता है, वो तो बस 4 लोग हैं, इतनी बिरयानी नहीं खा सकते, इसलिए बेच दी मेरे लिए। सिद्रा अभी तक नदीदा नज़रों से बिरयानी को देख रही थी, लेकिन पुप्पो किसी सूरत देने को तैयार नजर नहीं आ रही थी, बल्कि चम्मच लेकर खुद ही खाने शुरू कर दी थी। हाँ, अब हर कोई मेरी भाभी की तरह टब्बर तो पैदा करके नहीं रख देता, और टब्बर भी ऐसा जिसे खाने के अलावा कुछ नहीं आता। मेरा बेचारा भाई कितनी मुश्किलों से कमाता है, और यहाँ नवाबजादियाँ उड़ा देती हैं। खाने पीने पर मैं कहती हूँ, बीबी खुद पर ध्यान दो, वज़न बढ़ गया है तुम्हारा, खाना पीना कम करो अपना, दुनिया में सिर्फ खाने के लिए आई हो। बिरयानी खाते पुप्पो ने सिदरा के वज़न पर ताना मारा तो पैर पटकती सिदरा वहाँ से चली गई थी। सिदरा का वज़न अपनी बाकी बहनों की निस्बत ज़्यादा था, और बाकियों की तरह वो अपनी फिटनेस का ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखती थी, इसलिए फैलती जा रही थी। और इससे ज़्यादा इस की फिक्र पुप्पो को थी कि कहीं कल कलां को शादी ना हुई तो वो कहाँ साजिद मंजिल में इसे बर्दाश्त करती फिरेंगी। इनका बस एक ही मंसूबा था, सब लड़कियों को ब्याह कर चलता करना और साजिद मंजिल अपने जैन के नाम करवा लेना। कहते हैं ना, इंसान के पास जितना रुपया पैसा आता है वो इतना ही लालची हो जाता है। कुछ यही हाल पुप्पो का भी था। अपने मरहूम शौहर का इतना पैसा होने के बावजूद भी इनकी नज़र अपने भाई के घर पर ही थी। सिदरा मुंह बसोरती कमरे में आई तो वहाँ खुद से 1 साल बड़ी बहन सकीना को तैयार होते पाया। सकीना को देखने के लिए शाम में कुछ लोग आ रहे थे, इसलिए वो सुबह से दर्जन भर कपड़े बदल चुकी थी, लेकिन इसे कोई पसंद नहीं आ रहा था। खुदा खुदा करके इसे एक जोड़ा पसंद आया था, जिसे पहनकर वो तैयार हो रही थी। लेकिन जो हाल इसने कमरे का कर दिया था, देखकर ही सिदरा का सर चकरा गया। मगर साफ तो बहरहाल इसको करना था, सो वो काम में लग गई। कमरा साफ करके वो बाहर आई तो मेहमान आ चुके थे। वो किचन में घुस गई और अपनी अम्मी के साथ चाय के लवाजमात तैयार करवाने में मदद करने लगी। साजिद मंजिल की लड़कियों में से सिर्फ सिदरा थी जो खाना खाने की शौकीन तो थी ही, साथ साथ पकाने की भी शौकीन थी। इसके अलावा भी घर को मिनटों में चमका देना इसके दाएं हाथ का खेल था। इसके बरक्स बाकी चारों बहनें कुछ हद तक कामचोर वाक़या हुई थीं। सिदरा ने जल्दी जल्दी लवाजमात प्लेटों में सजाए और सकीना के हाथ चाय ड्राइंग रूम में भिजवा दी। पिछले 2 माह से कोई 2 दर्जन रिश्ते आ चुके थे सकीना के लिए, लेकिन बात कहीं भी नहीं बन पा रही थी। ड्राइंग रूम से हंसी मजाक की आवाज़ें आने लगीं तो सिदरा ने सुक्का सांस लिया कि रिश्ता पक्का हो गया है। और वाकई में भी हुआ भी यही था। लड़के वालों को सकीना पसंद आ गई थी और पहले ही मुलाकात में मंगनी की अंगूठी पहन आ गए थे। सिदरा के माँ बाप तो खुश थे, सकीना भी आसमानों में उड़ रही थी, और पुप्पो ने सुकून का सांस लिया कि चलो एक बला तो टली, कि घर में फिर सकीना की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पहले एक सादा सी तकरीब में मंगनी हो गई थी और शादी 6 माह बाद तय पाई थी, लेकिन तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई थीं। पुप्पो भी खुश थी, लेकिन फिर भी इनको ऐसी खबर सुनने को मिली कि इनको दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा था। पुप्पो के देवर का बिजनेस बुरी तरह नुकसान में फंस गया था और वो दिवालिया हो गए थे। पुप्पो की सारी आमदनी और बचत डूब चुकी थी और जैन की लग्जरी जिंदगी भी खत्म हो गई थी। दोनों माँ बेटा इस गम में मर जाने वाले हो गए थे। पुप्पो ने तो साफ कह दिया कि भैया ये तो सकीना ही मनहूस है, इधर इसकी मंगनी हुई, उधर बिजनेस में नुकसान हो गया। साइमा भाभी ने भी जवाब में खूब चली कटी सुनाकर अपना दिल ठंडा किया, मगर जाने कैसे पुप्पो की जुबान से निकले ये अल्फाज उड़ते उड़ते सकीना के ससुराल जा पहुंचे। और मंगनी वाले दिन ही पुप्पो का कारोबार ठप होने की बात सुनकर इनके दिल कांप गए थे। कमज़ोर ईमान के आम से लोग थे, इन बातों पर यकीन करते थे, सो अपने बेटे को किस्मत का चमकता सितारा समझा। हालांकि मंगनी सिर्फ सकीना की ही नहीं, इनके बेटे की भी हुई थी, लेकिन मनहूसियत का टैग सिर्फ सकीना के माथे पर चिपका कर वो लोग चलते बने।
सकीना का रिश्ता भी टूट गया और उठते बैठते पुप्पो के ताने भी अलग से इसकी जान खा रहे थे। पुप्पो तो यूं इस तरह इसके पीछे पड़ी रहती थी जैसे कारोबार को सकीना ने खुद तबाह किया हो। वक्त कुछ और गुजरा तो मनहूसियत का टैग ज़रा की ज़रा कम होने लगा था और सकीना का फिर से रिश्ता आया। साजिद साहब भी यही चाहते थे कि जल्द अज जल्द सकीना समेत सब बेटियों को रुखसत करके अपने फ़र्ज़ से सुबकदोश हों और सकीना के लिए एक अदद मज़ीद अच्छा रिश्ता आ गया था। रिश्ता तो अच्छा था लेकिन लोग थोड़े लालची किस्म के थे। जहेज के नाम पर मंगनी के फंक्शन में ही लंबी लिस्ट पकड़ा दी थी और लड़के ने खुद के मुंह से सलामी में कार की डिमांड कर दी थी। पुप्पो ने तो कानों को हाथ लगाया और फिर से साइमा भाभी को ताना दे मारा, और करो इस महंगाई में बेटियां पैदा, ये ना सोचा कि इनका जहेज किधर से पूरा करूंगी। बस पैदा करती ही गई, जैसे बेटा या बेटी पैदा करना साइमा भाभी के हाथों में था। साजिद साहब सकीना की शादी करवाना चाहते थे, इसलिए इस रिश्ते के लिए भी मान गए और सब शर्तें भी मान गए। वैसे भी साजिद साहब का कलीरों का कारोबार था, अच्छा खासा चल रहा था, तो ये सब देना ज़्यादा मुश्किल ना था। लेकिन मुश्किल तो इस वक्त पेश आई जब जो कुछ था सब बर्बाद हो गया। अचानक से साजिद मंजिल पर ऐसी उस्ताद पड़ी कि संभलने का मौका भी ना मिल सका। साजिद साहब की कलीनों की दुकान में आग लग गई और सब कुछ जलकर भस्म हो गया था। जिन लोगों और मार्केट से पैसे उठा रखे थे वो जान को आने लगे थे। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। साइमा भाभी का सारा जेवर फरोख्त हो गया, लेकिन कर्ज ने ख़त्म होने का नाम नहीं लिया था। साजिद साहब बहुत परेशान रहते थे और इसी परेशानी में एक दिन दिल का दौरा पड़ने से दुनिया छोड़कर चले गए। साजिद साहब के होने से फिर भी साजिद मंजिल में थोड़ी आस और उम्मीद थी। इनके जाते ही जैसे सब बेसाहिबान हो गए थे। साइमा बेगम अपनी यतीम बच्चियों को देकर उठ उठ आंसू रोती रहती थीं, जिनके सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं था, और पुप्पो तो हर चीज़ का जिम्मेदार इन बेचारी यतीम बच्चियों को समझने लगी थीं और इन सब को साजिद मंजिल की लड़कियों की मनहूसियत से जोड़ देती थीं। सकीना के ससुराल वालों को पता चला साजिद साहब के दिवालिया होने और फिर मौत का हर तरह के शर्मों और लिहाज को बालाए ताक रखकर अपनी इंसानियत को मार कर वो रिश्ता तोड़ने की बात करने लगे थे। सकीना का ये रिश्ता भी टूट जाता तो फिर कभी इसकी शादी ना हो पाती। ऊपर से यतीमी भी किस्मत में आ गई थी, तो लोग इसे सचमुच की मनहूस जानकर दुदकार देते। इसीलिए साइमा भाभी भी इसके लिए बहुत परेशान रहने लगी थीं। साजिद साहब की मौत के बाद हालात मज़ीद बिगड़ते जा रहे थे और हल की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। साजिद साहब अपना कारोबार शुरू करने से पहले जहांगीर शेख नामी बिजनेसमैन के यहाँ काम करते थे। फिर साजिद साहब ने अपना कारोबार शुरू कर लिया तो नौकरी छोड़ दी थी। जहांगीर शेख भी मर चुका था और अब सारा कारोबार इसके बेटे हैदर शेख के नाम पर था। पुप्पो ने साइमा बेगम को मशवरा दिया कि वो कर्ज की गरज से हैदर शेख के पास जाएं। जो कर्ज मिलेगा इससे दोबारा इसे कलीनों की दुकान खोलकर वर्कर्स रिखवा देंगे ताकि गुजर बसर अच्छा हो सके। साइमा बेगम को भी ज़िंदगी में पहली बात अपनी नंद की दुरुस्त लगी थी, तो कर्ज की नीयत से वो हैदर शेख के पास जाने के लिए घर से निकलने लगे। जब सिदरा जल्दी से आ गई। सिदरा अच्छी ड्रेस डिज़ाइनर थी और मुख्तलिफ बुटीक्स में अपने सैंपल्स देने जाया करती थी ताकि कुछ काम बन सके, तो वो अपनी माँ की परेशानी दूर कर सके और साजिद मंजिल को एक बार फिर से खुशहाल देख सके। हैदर शेख का भी कपड़ों का ही कारोबार था और शहर भर में इनके कपड़ों का ब्रांड बहुत मशहूर था। कई बुटीक्स भी हैदर शेख के शहर में थीं। सिदरा भी अपनी अम्मा के साथ चली आई ताकि अपने काम के सैंपल्स दिखा सके। साइमा बेगम ऑफिस आई तो इन्हें पता चला कारोबार हैदर शेख का ही था, लेकिन हैदर शेख अब कारोबार को नहीं संभाल रहा था, बल्कि हैदर की पुप्पो और चचा इसने कारोबार को देख रहे थे, क्योंकि हैदर शेख जहनी तौर पर ठीक नहीं था। साइमा बेगम ने ढके छुपे अल्फाज में अपने आने का मकसद बयान किया तो इन्हें साफ इनकार हो गया। हैदर शेख की फूफो और चचा की तरफ से सिदरा के सैंपल्स इन्हें पसंद आए थे, लेकिन वो इसे बेहद कम दामों पर ले रहे थे जो सिदरा देना नहीं चाहती थी। दोनों माँ बेटी खाली हाथ घर चले आए, लेकिन दूसरे रोज़ शेख इंटरप्राइजेज से फ़ोन आया तो वो हैरान से होती
हुई चली गईं, मगर जब लौटीं तो कुछ परेशान और कुछ मुतमिन सी भी थीं। कुछ कभी इनके चेहरे पर परेशानी के साए मंडलाने लगे थे और कभी आंखों में इत्मीनान सा उतरने लगा था। जाने इन्हें क्या कहा गया था कि वो गहरी सोच में गुम हो चुकी थीं। रात भर को फिर वो काफ़ी देर सकीना से सरगोशियों में कुछ कहती रही थीं। सकीना घर की बड़ी बेटी थी, इसीलिए अब साइमा बेगम इससे मशवरा ज़रूर करती थीं। कोई भी काम करने से पहले जाने क्या बात थी कि दोनों में बात करते करते अच्छी खासी झड़प हो गई थी। थोड़ी ही देर में दोनों लड़ झगड़ कर फिर से किसी बात पर बहस करने लगी थीं। 1-2 घंटे बाद इनकी बहस में पुप्पो भी शामिल हो चुकी थीं। तीनों ने मिलकर जाने क्या बातें की और क्या फैसले किए कि सुबह तीनों के चेहरों पर इत्मीनान नजर आ रहा था। सिद्रा अपने सैंपल लेकर जाने लगी तो पुप्पो ने इसे रोक कर पुचकारा, मेरी बच्ची, हर वक्त काम करती रहती हो, क्या जरूरत है काम करने की? अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। सिद्रा का तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था और बाकी तीनों बहनें भी फटी फटी आंखों से पुप्पो को देखती रह गईं, जो कुछ हद से ज्यादा ही शहद टपका रही थी। सिर्फ सकीना थी जो सर झुकाए बैठी थी। सिद्रा को अपनी माँ का रवैया भी इस दिन बहुत बदला बदला सा लगा था और सिद्रा को अपना आप यूं लगा जैसे कुर्बानी का जानवर हो, जिसे कुर्बान करने से पहले खूब लाड प्यार से पुचकारा जाता है। और फिर जब इन सब मीठे लहजों के पीछे की असलियत खुली तो सिद्रा शल सी रह गई थी। इतनी बड़ी बात वो सब इतने आराम से कह रहे थे जैसे हलवा हो, और सिद्रा की पूरी जिंदगी ही हिल कर रह गई थी। वो फटी फटी निगाहों से अपनी माँ और बहन को देख रही थी, जो इस पल इसे बहुत शफाक लगे थे। पुप्पो से तो कभी इसे खैर की उम्मीद रही ही नहीं थी, लेकिन इसके अपने माँ और बहन इसके साथ ये करेंगे वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। आंखें फाड़ फाड़ कर हमें क्यों देख रही हो लड़की? सूरज हाथ में लेकर निकलोगी ना, तब भी तुम अपने लिए ऐसा अमीर घर नहीं ढूंढ पाओगी। शुक्र करो तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, वरना तुम जैसी मोटी बद्दी से कौन शादी करता। पुप्पो जिस कदर सफाकी से बोली थी, सिद्रा का दिल टुकड़ों में बट गया था। वो अपनी उम्र की लड़कियों से वजन में थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन वो बदसूरत, भद्दी और इतनी भी बुरी नहीं थी कि बोझ की तरह इसे सर से उतार कर फेंक दिया जाता। इसकी शक्ल पर ही इनकार लिखा था, जिसे देखकर इसकी माँ फौरन इसे पचकारने लगी थी, देखो मेरा बच्चा, तुम वहाँ राज करोगी, राज, और तुम्हारे दम से हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। तुम हमारे हालात बेहतर होते देखना चाहती हो ना, तो तुम ही शादी कर लो, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखो, तुम्हारे अब्बा की बात अब तुम्हारा ही सहारा है हमें, वरना हम सब भूख से ही मर जाएंगे। माँ के मुंह से सच ही तो निकला था। वो लोग इसकी शादी नहीं करवा रहे थे, बल्कि पैसों के लालच में इसे ऐसे जहन्नुम में फेंक रहे थे जहाँ इसकी जिंदगी जलकर राख हो जाती। वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं कह सकती थी, ना इनकार कर सकी थी, ना इकरार। वो तो बस अपनी किस्मत को कोसती रही थी। वो अगर इनकार भी करती तो इसकी सुनने वाला कौन था? अम्मा फैसला कर चुकी थी, शादी का तो शादी जरूर ही करनी थी, तो इसने भी चुपचाप अम्मा के फैसले पर सर झुका लिया था। यहाँ इसने हाँ कह दी और वहाँ साजिद मंजिल के हालात बेहतर से बेहतर हो गए। कालीनों का कारोबार फिर से शुरू हो गया, कारीगर रख लिए गए, सकीना के जहेज के लिए भर भर कर तैयारियां होने लगीं और सकीना के शौहर के लिए गाड़ी भी आ गई थी। घर भी लश पश करने लगा था और सब के सब खिल उठे थे। अम्मा का जेवर भी फिर से बन गया था, बस सिद्रा की हाँ का खेल था और सबकी जिंदगी संवर गई थी। सिद्रा इन दिनों अपनी किस्मत को रोती रहती थी, क्योंकि जिस शख्स से सिद्रा की शादी तय हुई थी वो हैदर शेख था। कोई और हालात होते तो वो भी हैदर शेख जैसे इंसान से शादी होने पर खुशी महसूस करती, लेकिन अब ऐसा नहीं था। वो हैदर शेख जिस पर शहर की आधी लड़कियां मरा करती थीं, अब कोई एक भी लड़की इसे शादी करने को तैयार नहीं थी। वो पहले जैसा ही हैंडसम और अमीर था, लेकिन वो पहले जैसा फिर भी नहीं रहा था। जब तक वो ठीक था, इसके आगे पीछे लड़कियों की लाइनें लगी होती थीं
اور پھر ایک بھیانک کار ایکسیڈنٹ میں وہ اپنی دماغی حالت کھو بیٹھا تھا اور عین جوانی میں ایک بچہ بن گیا تھا۔ اسے سنبھالنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تھی، تو پیسے کے دم پر اس کی شادی کروانے کا سوچا۔ اس کی پھپھو نے یتیم اور مجبور لڑکی کو دیکھ کر انہوں نے دانا پھینکا اور سب ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ سائمہ بیگم کو کافی موٹی رقم دی گئی اور باقی بھی تمام مسائل حل کر دیے، تو انہوں نے بھی سدرا کی شادی طے کر دی تھی۔ ویسے بھی کبھی نہ کبھی تو سدرا کی شادی کروانی تھی، سو حیدر سے کروانا ہی انہوں نے بہتر سمجھا، جس میں سب کا فائدہ تھا۔ باقی بیٹیوں کی طرح سدرا اتنی خاص خوبصورت اور سمارٹ بھی نہیں تھی، اس لیے اس حسن پرست دنیا میں اس کا اچھا رشتہ ملنا تو مشکل ہی تھا، اور اوپر سے جہیز دینے کی فکر بھی نہیں تھی، سو اسے پاگل حیدر سے بیانا ہی ٹھیک لگا، جس کے بعد سائمہ بیگم کی تمام مشکلات دور ہو گئی تھیں۔ سدرا کی شادی ہو گئی تھی تو ساجد منزل میں وہ شیخ پیلس میں آ گئی تھی۔ شیخ پیلس مانو دنیا میں جنت تھی۔ دنیا کی کوئی ایسی سہولت یا آسائش نہیں تھی جو شیخ پیلس میں میسر نہ ہو، لیکن سدرا کا دل ویران ہو چکا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح اپنے لائف پارٹنر کے لیے بھی اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، مگر حیدر کسی ایک سوچ پر بھی پورا نہیں اترتا تھا۔ شادی کی وہ پہلی رات جس میں لڑکیاں خوش اور شرمائی شرمائی سی ہوتی ہیں، سدرا ڈری سہمی سی بیٹھی رو رہی تھی۔ جب حیدر کمرے میں آیا، حیدر کو شیروانی پہنا کر دلہا بنایا گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ایک ہاتھ میں فیڈر تھا اور دوسرے میں لالی پاپ۔ سدرا اپنا سر گھٹنوں میں دیے رونے لگی تھی۔ جس رات دلہے منہ دکھائی کا تحفہ لے کر آتے ہیں، اس کا دلہا بچوں کی طرح فیڈر پی رہا تھا، بلکہ پی کم رہا تھا اور خود پر گرا کر اپنے کپڑے زیادہ گندے کر رہا تھا۔ بیڈ کے بیچ بیٹھی دلہن کو دیکھ کر تو وہ بچوں کی طرح خوش ہوا اور تالیاں بجا کر ناچنے گنگنانے لگا تھا۔ وہ خوش ہوتا ہوا بیڈ پر سدرا کے قریب آ کر بیٹھا تو سدرا کا دل خراب ہونے لگا تھا، اسے ابکائی سی آنے لگی تھی اور وہ اٹھ کر بھاگنے کو تھی جب حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تم میری میری دلہن ہو نا؟ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے بچہ اپنے کھلونے کو دیکھتا ہے۔ سدرا سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا، وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ ساری رات باتھ روم کے دروازے سے لگ کر بیٹھی وہ روتی رہی تھی، اپنی خراب قسمت پر اور اپنی ماں کی لالچ پر۔ ساجد منزل کا بزنس سیٹ ہو گیا تھا، پھر سے ماں نے اپنے گروی رکھے زیور واپس لے لیے تھے، سکینہ کی شادی ہو گئی تھی، چھوٹی بہنوں کی بڑی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن ہو گئے تھے اور پھپھو کا ذہن باہر پڑھنے چلا گیا تھا۔ سب کی زندگی سیٹ ہو گئی تھی، صرف سدرا کو برباد کر کے۔ سدرا کو بیچ کر سب نے اپنے خواب خرید لیے تھے۔ اس رات سدرا کو ہر چیز سے نفرت ہوئی تھی، اپنی ماں سے، اپنی بہنوں، یہاں تک کہ خود سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ اگلی صبح وہ باتھ روم سے نکلی تو حیدر کمرے میں نہیں تھا۔ سدرا نے سکھ کا سانس لیا اور کپڑے چینج کیے، اسے کافی بھوک محسوس ہو رہی تھی، تو ڈرتے ڈرتے وہ کمرے سے نکل کر نیچے آئی۔ اس محل جیسے گھر میں کچن کہاں ہوگا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب اسے حیدر کی آواز آئی تو وہ بالکل بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کی آواز کے تعاقب میں سدرا کچن میں گئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ ایک ملازمہ حیدر کو بری طرح سے مار رہی تھی اور حیدر روتے ہوئے اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ سدرا کا دل حیدر کی حالت پر پسیجا تھا، وہ بھاگ کر گئی اور ملازمہ کے ہاتھ سے ڈنڈا لے کر دور پھینکا۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی حیدر پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آپ ملازمہ ہو کر اپنے مالک کو کیسے مار سکتی ہو؟ سدرا ابھی تک شوق میں تھی، اتنے بڑے پیلس اور بزنس کا مالک اپنی ملازمہ سے مار کھا رہا تھا، دال میں کچھ ضرور کالا تھا۔ وہ بی بی یہ پاگل نہیں ہے، اب ہمارا مالک، اور تم بھی مالکن بننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تمہیں بھی ایسے ہی مار مار کر سیدھا کر دوں گی جیسے اس پاگل کو کرتی ہوں۔ ہمارے مالک تو صرف رخشندہ بی بی اور
साहिब हैं। मुलाजमा ने हैदर की फुप्पो और चचा का नाम लिया था। यानी कि अब सारा कंट्रोल इन दोनों के हाथ में था और हैदर की कोई हैसियत ही नहीं थी। तो फिर इसकी शादी क्यों करवाई और शादी के बदले इतने सारे पैसे देने की बजाय पीछे क्या वजह हो सकती है? सिदरा यही सोच रही थी। इसी हैदर पर भी लम्हे भर को तरस आया था, जो अपने ही घर में इतनी जिल्लत से जी रहा था। सिदरा हैदर को लेकर कमरे में आ गई और इसे चुपचाप सोफे पर बैठने का कहा। हैदर भी मुंह पर उंगली रखकर सोफे पर बैठ गया। तो इसे बेसाख्ता सिदरा मुस्कुरा दी थी। वो बच्चों की सी मासूमियत रखने वाला बेहद खूबसूरत नौजवान था, जिसे हालात ने क्या बना दिया था। यतीमी अपने साथ जिस तरह सिदरा के लिए गम और दुख लाई थी, वैसे ही हैदर भी सबके हाथों खिलौना बन चुका था। सिदरा ने इस पल हैदर को देखकर जाने क्यों समझौता करने का सोच ही लिया था। इसने सोच लिया था कि हैदर का ख्याल रखेगी, ताकि जितनी भी ज़िंदगी हो वो मासूम हैदर अच्छे से गुजार सके। सिदरा ने हैदर को प्यार से पुचकारा और इसे कपड़े बदलने का कहा, लेकिन हैदर ने बात ना मानी। और जब सिदरा ने बहुत कहा तो हैदर को गुस्सा आ गया और इसने कमरे की चीज़ें तोड़नी शुरू कर दी थी। सिदरा घबरा कर कमरे से जुड़ी स्टडी में छुप गई थी। हैदर इसे वहशियाना अंदाज में चीज़ें तोड़ रहा था कि सिदरा खौफ के मारे बुरा हाल हो गया था। वो डर गई थी हैदर से, क्योंकि वो सच में पागल था और पागल इंसान कब किसको जान से मार डाले क्या पता चलता है। काफ़ी देर बाद जब सिदरा को कमरे में से चीज़ें गिरने की आवाज़ ना आई तो वो डरते डरते बाहर निकली, तो देखा हैदर थक कर कारपेट पर ही गिर गया था। सिदरा ने मुलाजमा को बुलाकर वो सारा गंद साफ करवाना चाहा, तो मुलाजमा ने इतनी बदतमीज़ी से इनकार किया कि सिदरा मुंह देखती रह गई थी। इस घर में मुलाजमों से भी बदतर हैसियत थी, हैदर और इसकी बीवी की। सिदरा ने खुद ही कमरा समेटा और हैदर के सर के नीचे सरहाना रखकर इसके ऊपर चादर डाली, तो हैदर जाग गया। सिदरा डर कर इससे दूर हुई, लेकिन इसने कोई रिएक्ट नहीं किया था। बस वो घूर घूर कर इसे देखने लगा था। सिदरा दुबक कर सोफे पर बैठ गई थी। सोफे पर बैठे बैठे ही वो सो गई थी। जब आंख खुली तो जो चादर इसने हैदर पर डाली थी वो इस पर पड़ी हुई थी और हैदर कमरे में नहीं था। इसी वक्त मुलाजमा आई और इसे बताया कि नीचे इसे बड़े साहब और बेगम यानी कि पुप्पू और चचा बुला रहे हैं। वो नीचे आई तो दोनों इसी के मुंतजर बैठे थे। इसे देखते ही पुप्पो नहुसत से बोली, लड़की, तुम्हारे शौहर ने इतनी महंगी चीज़ें तोड़ दी, तुम कहाँ मरी हुई थी? इसे रोक नहीं सकती थी? इतना पैसा खर्च करके तुम्हें इसीलिए तो लाए हैं। इस पागल को काबू में रखो। सिदरा इन्हें देखकर रह गई थी। सारी दुनिया ही इन दिनों सिदरा को सफाक लग रही थी और इस वक्त रक्षंदा पुप्पो इसे बहुत ही बेरहम इंसान लगी थी। हाँ, आइंदा कुछ भी तोड़ा इसने तो तुम भुगतोगी। और हाँ, आज बहुत आराम कर लिया तुमने, कल से फैक्ट्री चलना है तुमने। और जाते हुए अपने पागल शौहर को इसकी दवाई देकर जाना, ताकि तुम्हारे आने तक बेसुध पड़ा रहे। ये चचा था और इनके लहजे में भी वही तकब्बुर था। मैंने फैक्ट्री क्यों जाना है? सिदरा ने हैरानी से इन्हें देखा। कुछ कुछ तो सिदरा इन दोनों को समझ ही चुकी थी, मगर इनके मुंह से सुनना चाहती थी। तुम्हारे जितने भी डिज़ाइंस हैं तुम अब वो हमारी बुटीक के लिए बनाओगी। लाखों मांग रही थी, तुम इनके बदले ना तो अब मुफ्त में बना कर दोगी, वरना जो हाल मैं तुम्हारा करूँगी तुम सोच भी नहीं सकती। और ये मत भूलना, तुम्हें खरीद कर लाए हैं हम, तुम गुलाम हो हमारी और वही करोगी जो हम कहेंगे। सिदरा सब समझ चुकी थी कि क्यों इसकी शादी हैदर से की गई, वो भी इतने ज़्यादा पैसे देकर। सिदरा के बनाए डिज़ाइन इतने बेहतर और यूनिक थे कि एक आर्टिकल का 20-25 का स्टॉक भी तैयार कर लिया जाता तो लाखों आते। रक्षंदा पुप्पो सिदरा के डिज़ाइन से करोड़ों कमाना चाहती थी, इसलिए सिदरा को अपने पागल भतीजे के लिए ले आईं। एक तीर से उन्होंने दो शिकार किए थे। चांद लाख से अपना करोड़ों का फायदा कर लिया था। हैदर जैसे पागल को भी सिदरा के सर खोप दिया था, सिदरा की मेहनत भी छीन ली थी। सिदरा बेबसी से इन्हें देखकर
रह गई, क्योंकि कर तो कुछ भी नहीं सकती थी। ज़िंदगी सिद्रा के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। एक तरफ फैक्ट्री में इससे दुगना काम लिया जा रहा था। इसके आर्टिकल्स को अपने नाम पर रक्षिता पुप्पो ने लॉन्च कर दिया था, और दूसरी तरफ हैदर को संभालना सिद्रा के लिए मुश्किल होता जा रहा था। वो दिन ब दिन ज़्यादा ज़हनी बीमार मालूम होने लगा था, और सिद्रा को इतना तंग करता था कि सिद्रा का दिल मर जाने को करता था। जब सिद्रा की बर्दाश्त जवाब दे जाती तो वो भी भड़क उठती थी हैदर पर, और तब वो सोफे पर धबक कर बैठा नम आंखों से इसे देखता तो सिद्रा को खुद पर ही गुस्सा आता था। कि क्यों इसको डांटा है। वो अक्सर ही सिद्रा को घूरता रहता था, और जब सिद्रा इसकी तरफ देखती तो वो आंखें फेर लेता था। इसके देखने पर कुछ तो बहुत अजीब सा था, लेकिन सिद्रा इसे अपना वहम जानकर झटक दिया करती थी। धीरे धीरे इसकी और हैदर की दोस्ती होने लगी थी। हैदर से वो प्यार से बात करती, इसकी हर बात मानती, तो वो भी खुश होकर इसकी हर बात मानता था। कमरा भी गंदा नहीं करता था, और जब तक सिद्रा वापस ना आ जाती कमरे से बाहर नहीं निकलता था। सिद्रा के साथ ही खाता पीता और चीज़ें तोड़नी भी छोड़ दी थी। जो दवाएं रक्षंदा पुप्पो का रखा डॉक्टर दे कर जाता था, सिद्रा ने वो दवाएं भी हैदर को देनी बंद कर दी थी, जिससे इसे हैदर की हालत में काफ़ी बेहतरी नज़र आने लगी थी। वो खुश रहने लगा था, और अपनी साफ सफाई का ख्याल भी खुद रखने लगा था। खुद से हाथ मुंह धोने और कपड़े बदलने के काबिल हो गया था। वो रक्षंदा पुप्पो और आबिद चचा का कारोबार में इस कदर मसरूफ़ थे कि उन्होंने हैदर की संभलती हालत का नोटिस ही नहीं लिया था। मगर सिद्रा ने एक बहुत ही अजीब चीज़ नोट की थी, लेकिन अपना वहम जानकर झटक गई थी। इसने नोट किया था कि हैदर की हालत बेहतर हो रही थी, लेकिन पुप्पो और चचा को देखकर वो यूं जाहिर करता था जैसे वो पहले जैसा ही हो। सिद्रा इसको समझ नहीं पा रही थी, और जैसे तैसे करके वक्त गुजार रही थी। वो हैदर से हमदर्दी रखती थी, और खुद भी समझौता कर चुकी थी कि अब कोई और रास्ता नहीं था। इसने साजिद मंजिल के मकीनों से भी मिलना छोड़ दिया था। साइमा बेगम इससे मिलने की कोशिश करती थी, लेकिन वो नहीं मिलना चाहती थी। थक हार कर वो ये कोशिश करना भी छोड़ चुकी थी। स्वाय हैदर के सिद्रा के पास अब दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। इसलिए वो हैदर का ख्याल रखने की कोशिश करने लगी थी, जो जैसा भी था, लेकिन इसकी तन्हाई का साथी था। कम से कम सिद्रा को अपने अकेलेपन का एहसास तो नहीं होता था। कभी कभी हैदर को देख कर लगता था वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है, और कभी लगता था वो एक छोटा सा बच्चा है। वो जिन नज़रों से सिद्रा को घूरता रहता था, सिद्रा कांप कर रह जाती थी। बड़ी ही अजीब नज़रें थीं इसकी, जैसे अंतर तक उतर जाने वाली। और फिर एक दिन जब नज़रों का राज खुला तो सिदरा के पैरों तले से ज़मीन भी निकल गई थी। दुनिया अपने अंदर कैसे जैसे राज छुपाई फिरती है, इसे अंदाज़ा ना था। जो जैसा दिखता है अक्सर वो ऐसा होता नहीं है। आंखें इतना बड़ा धोखा भी खा सकती हैं। वो देखकर ही चकरा गई थी। ये इस रात का किस्सा है। जब वो थकी हारी पैलेस लौटी तो अपने बेड पर लेटते ही इसे नींद आ गई थी। वो गहरी नींद में थी जब इसे महसूस हुआ कि कोई इसके पास बहुत करीब आ बैठा है। इतना करीब कि इसकी सांसें सिद्रा को अपने गालों पर महसूस हुई थीं। सिद्रा नींद से बेतार हो चुकी थी, लेकिन आंखें खोलने की इसमें हिम्मत नहीं थी। इसकी नाक में वो तेज़ और महंगी खुशबू घुसी जा रही थी, जो कभी कभार इसे यूं ही नींद में अपने पास आस महसूस होती थी। मगर आज इस खुशबू वाले शख्स को वो अपने पास महसूस करके कांप गई थी। इसका दिल खौफ से तेज तेज धड़कने लगा था जब एक आवाज़ इसके कानों से टकराई, और फिर जैसे वो शल सी होकर रह गई थी। ये तो इसने कभी सोचा भी नहीं था कि कहानी यूं भी हो सकती है। तस्वीर का दूसरा रुख ये भी हो सकता है। जो नज़र आ रहा है वो आंखों का फ्रेब भी हो सकता है। तुम कितनी प्यारी हो सिद्रा। पता है, मुझे लगा था पुप्पो तुम्हें लाई हैं तो तुम भी इन जैसी ही होगी। झूठ मूठ मुझसे मोहब्बत का नाटक करोगी, और तुम्हारी हमदर्दी को भी मैं तुम्हारा नाटक ही समझता था, क्योंकि पुप्पो पहले भी मेरे साथ ऐसा कर चुकी हैं। डैड की मौत पर जब मैं बहुत टूट गया था तो उन्होंने अपनी बेटी सलीमा को मुझसे करीब किया, और जब वो मुझे थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी तो इसने अपने रंग दिखा दिए और मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। मुझे लगा था
तुम भी इन सब की तरह लालची हो और मुझे मारना चाहती हो। तुमसे निकाह हुआ तो मुझे लगा तुम भी इन लोगों के साथ साजिश में शरीक हो, मगर तुम्हारे साथ वक़्त गुज़रा तो पता चला मैं कितना गलत था। तुम तो बहुत प्यारी लड़की हो। फूफो तुम्हें कम सूरती के ताने देती हैं, लेकिन मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें बताऊं, तुमसे हसीन इस दुनिया में मुझे अब कोई नहीं लगता, क्योंकि मुझे यानी शेख हैदर को ज़िंदगी में पहली बार ही सही लेकिन मोहब्बत हो गई है, और वो भी तुमसे। मैं बहुत जल्द सब ठीक कर लूँगा और फिर तुम्हें सब बताऊँगा, और हम दोनों एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। ऐसी ज़िंदगी जिसमें तुम्हारे सब ख्वाब पूरे होंगे, ऐसी ज़िंदगी जिसमें तुमसे मैं बहुत मोहब्बत करूँगा। और ये हैदर था जो रात के इस पहर अपनी इस महंगी परफ्यूम और अपने अच्छे कपड़ों में मलबूस सिदरा के बहुत करीब बैठा इसके कान में सरगोशियां कर रहा था। इसका एक हाथ सिदरा के गाल पर था और वो बहुत ही प्यार भरी नज़रों से सिदरा को देखकर ये सब कह रहा था। वो कहीं से भी पागल नहीं लग रहा था, वो एक नॉर्मल इंसान था। और अभी मज़ीद कुछ कहता, लेकिन सिदरा ने एकदम आंखें खोलकर हैरत भरी नज़रों से इसे देखा तो वो गड़बड़ा गया था और उठकर वहाँ से जाने लगा था कि सिदरा ने इसका हाथ पकड़कर इसे वापस बेड पर पटका। तुम बिल्कुल ठीक हो। उफ, अल्लाह, तुम ड्रामे कर रहे थे। इतने अरसे से तुम पागल नहीं हो। सिदरा को तुम्हारी हैरत और शौक के बुरा हाल था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा अदाकार अपनी असल ज़िंदगी में भी कोई हो सकता है। हैदर ने आएँ बाएँ शाएँ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिदरा इसे रंगे हाथों पकड़ चुकी थी। अब कोई फ़ायदा नहीं था बहाने बहाने या मज़ीद ड्रामे करने का। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं कभी भी दिमागी मरीज या पागल नहीं था। मैं बस ड्रामे कर रहा था। हैदर ने मान लिया था। सिदरा अपना सर हाथों में गिराए बैठ गई थी। इसे खुशी भी महसूस हो रही थी और हैरत भी नहीं जा रही थी। क्यों कर रहे थे आप तुम ये सब? वो अब इसके सामने बैठी पूरी तफ्तीश के साथ मूड में थी। मेरी मामा के इंतकाल के बाद डैड ने मुझे पाला, और डैड ने सारा बिजनेस अपने बल बोते पर बनाया था, जिस पर चचा और पुप्पो नज़रें गाड़े बैठे थे। लेकिन मैं इन्हें हमेशा अपना हमदर्द समझता था। अब्बा का इंतकाल हुआ तो पुप्पो अपनी बेटी और शौहर के साथ हमारे ही घर शिफ्ट हो गई थीं। चचा भी अपने बीवी बच्चों के साथ यहीं आ गए, और मेरे गम का फ़ायदा उठाकर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था। पुप्पो की बेटी सुनैना ने मुझसे दोस्ती की, और जब मुझे लगा शायद वो मुझे अच्छी लग रही है, तो अपनी माँ के साथ प्लानिंग करके इसने मुझे चलती गाड़ी से गाड़ी में धक्का दे दिया, और धक्का देने से पहले सब खुद कबूल कर लिया था। अपनों के असली चेहरे देखकर मेरे अंदर जीने की तो कोई उमंग ही नहीं थी, लेकिन मैं बच गया, और वहाँ से कोई नेक बंदा उठाकर मुझे अस्पताल ले गया। मुझे होश तो आ गया, लेकिन मैंने डॉक्टर की मिन्नतें करके इसे ये कहने के लिए राज़ी कर लिया कि मेरा ज़हनी तवाज़न ख़राब हो चुका है, ताकि पुप्पो और चचा को खुलकर खेलने का मौका मिल जाए और मुझे इनके खिलाफ सबूत मिल सकें, जिससे मैं इनको इनके किए की सज़ा दे सकूं। मैंने पागलपन का नाटक शुरू कर दिया, और अपने ही घर में मेरी हैसियत कुत्तों से बदतर हो गई, लेकिन मैं बर्दाश्त करता रहा। और फिर पुप्पो तुम्हें मेरी ज़िंदगी में ले आई। मैं तुम्हें भी इनकी तरह समझता था, लेकिन फिर मैं गलत निकला, और मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ भी कितना गलत हुआ है। मगर इसके बावजूद तुमने बाकियों की तरह मुझे अछूत नहीं जाना, बल्कि इंसान जाना, और मुझे भी कब तुमसे मोहब्बत हो गई पता ही नहीं चला। हम दोनों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब कुछ करने का वक्त है। बस कुछ ही दिन में पुप्पो और चचा अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। फिर हम दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं तुम पर अपने साथ रहने के लिए कोई दबाव नहीं डालूंगा। तुम सोच कर फैसला करना। मेरे साथ जीना चाहोगी? वो अपनी सारी दास्तान सुनाता गया था, और सुनकर सिदरा की आंखें नम हो गई थीं। हैदर ने तो इससे ज़्यादा दुख झेले थे, अपनों के बहुत भयानक चेहरे देखे थे। वो उठकर जाने लगा था जब सिदरा इसके सामने आ गई। मुझे नहीं पता मुझे तुमसे मोहब्बत है या नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है, हैदर है, और तुम्हारे बगैर रहना मुश्किल सा लगता है। मैं तुम्हारे साथ बाकी की ज़िंदगी जीना चाहूँगी।
हैदर हैदर जैसा अच्छे दिल का इंसान कहाँ मिल सकता था। इसे पुप्पो ने ठीक कहा था। सूरज लेकर ढूंढोगी तो तब भी ऐसा हीरा नहीं मिलेगा। हैदर के सीने पर सर रखे वो रात सिद्रा की जिंदगी की सब रातों से बहुत हसीन थी। जिसे वो अपनी बर्बादी समझी थी वो तो इसकी आबादी थी। जो कुछ इसने बर्दाश्त किया था इसके बदले हैदर जैसा शख्स मिला था तो घाटे का सौदा नहीं था। हैदर ने अपने चचा और पुप्पो के खिलाफ काफ़ी सबूत जमा कर लिए थे और पुप्पो की बेटी से नैना से भी गुलवा लिया था कि कैसे इसने हैदर को मारने की कोशिश की थी। सारे सबूत जब हैदर ने मीडिया और पुलिस को दिए तो पुप्पो और चचा कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। चचा के वो बच्चे जिन्हें हैदर की दौलत से उन्होंने बाहर के मुल्कों में सेटल किया था, इन सब ने भी लातौलकी का इजहार कर दिया था और पुप्पो का शौहर भी दूसरी शादी करके हाथ जाड़ चुका था। पुप्पो और चचा बुरी तरह से फंस चुके थे और कोर्ट ने इन्हें धोखाधड़ी और इकदाम में लंबी सजा सुना दी थी। हैदर के सेहतमंद होने का सुनकर सबको शौक लगा था और काफ़ी लोग मुबारक देने भी आए थे, जिनमें सिद्रा की माँ, बहनें और पुप्पो भी शामिल थीं। पुप्पो तो हमेशा की तरह आज भी वैसी ही थीं, मगर माँ और बहनों का खुलूसो वो महसूस कर चुकी थी। इनसे अपनी नाराज़गी को वो भुला बैठी थी क्योंकि इसे हैदर जो मिल गया था तो सब माफ़ था। जो जो इसने अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से सोच रखा था, हैदर इससे भी ज़्यादा अच्छा शौहर साबित हुआ था। जिस सिद्रा को सारी दुनिया कम सूरत कहती थी, आज इसकी किस्मत पर रशक करती थी क्योंकि इसके महबूब शौहर हैदर ने इसे मोहब्बत के आसमान पर बिठाकर बहुत हसीन बना दिया था। शौहर मोहब्बत करने वाला हो तो औरत निखर ही जाती है।